मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आज एक नए सिरे से हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस पहली कड़ी में ही मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं आवाज़ की दुनिया की जानी पहचानी हस्ती सुश्री नीता वाजपेयी से। नीता जी ने अपना करियर जो है रेडियो से शुरू किया था। रेडियो में कैजुअल अनाउंसर थी और उनका अपना एक कार्यक्रम था। उन्होंने भरतनाट्यम की विधिवत शिक्षा ली है और लंबे समय तक नृत्य से जुड़ी रहीं। फिर बाद में वो मंचीय कार्यक्रमों का संचालन करने लगी। आवाज़ की दुनिया में उनका अपना एक मुकाम है और उन्होंने कई फिल्मों में, बैले में उन्होंने अपनी आवाज़ तो दी ही है और बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन किया है। यहाँ तक कि भारत का जो फिल्म फेस्टिवल है वहाँ भी उन्होंने संचालन किया है। तो धीरे धीरे उनके बारे में हम जानेंगे उनसे ही। तो आइए अब मिलते हैं आज की हमारी मेहमान जो कि मित्र हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि मित्रों के बारे में बताना जो है, मित्रों से बातचीत करना आसान भी है, मुश्किल भी है। अब देखिए ये बातचीत आसान होती है या मुश्किल। तो आइए मिलते हैं नीता वाजपेयी जी से। नमस्कार नीता जी। नमस्ते। स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत ये नया कार्यक्रम है और इस नए कार्यक्रम की पहली मेहमान है आप। अरे क्या बात है। अपना जो आवाज़ की दुनिया का जो सफ़र आपने शुरू किया वो सबसे पहले रेडियो से शुरू किया जी, लेकिन आपने विधिवत शिक्षा जो है भरतनाट्यम के लिए जी। तो भरतनाट्यम क्या है, तो नृत्य को ही केंद्रित न करके आपने आवाज़ की दुनिया में फिर तरह तरह के कार्यक्रमों का आप हिस्सा बने। इसका क्या कारण है? देखिए शत्रु जी, सबसे पहले तो आपने बताया कि ये मौलिक फिल्म्स की जो बातचीत का कार्यक्रम है ये पहली कड़ी है, फर्स्ट एपिसोड, और एक शत्रु ने दोस्त को बुलाया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि इसी बहाने हमारी मुलाकात हुई है। एक लंबे समय के बाद गुजर गया कोरोना का, और उसके बाद और आपने बिल्कुल मुझे कैमरे के सामने बिठा दिया। पहले शुभकामनाएं देती हूँ आपको इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। और जो आपने मेरे डांस के बारे में, नृत्य के बारे में पूछा, बचपन से जहाँ हम रहते थे वहाँ एक माहौल था साउथ इंडियंस का, मतलब दक्षिण भारतीय हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर के इर्द गिर्द रहा करते थे। जी जी। तो उनमें कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम की परंपरा हर घर में होती थी। तो उन्हें देख देख कर जब मैं पहली बार किसी का कार्यक्रम देखने को गई और मंच पे सजी धजी लड़की और उसको पूरी तवज्जो मिल रही है, तो एक दिल में अपने, हम छोटे से थे तो हमें भी लगा कि ऐसा कुछ सीखना चाहिए। तो हमारे पापा ने हमें सिखाया। तो मैं 8-9 साल की थी, तब से मैंने भरतनाट्यम की शिक्षा विधिवत लेना प्रारंभ किया पारंपरिक ढंग से। और एक 7-8 साल के बाद मैंने अरंगेत्रम किया, जो पहली बार भरतनाट्यम में मंच प्रवेश जिसे कहते हैं। तो वो किया और फिर उसके बाद सिलसिला वहाँ थमा नहीं। उसके बाद मैंने अपना गुरु चेंज किया, मतलब दूसरे गुरु से, क्योंकि तब तक हम कॉलेज में हो गए थे, बड़े हो गए थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई तो चल रही है लेकिन साथ साथ डांस का भी करना था, आगे बढ़ाना था और मुझे परफॉर्मेंसेस ज़्यादा देने थे। तो मैं गुरु बदला और फिर वहाँ से एक जो हमारा अडवूज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ता तई तई ता, मतलब शुरू से मैंने वापस ट्रेनिंग ली भरतनाट्यम की। अच्छा। फिर विशारद किया, उसमें मैं डिस्टिंक्शन मैंने हासिल की भरतनाट्यम में। लेकिन तभी ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने सिखाना भी शुरू किया भरतनाट्यम। अच्छा। मेरे पास स्कूल्स में अपने क्लासेस चलते थे, 25-30 से लेके 50 बच्चे थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन उसी दौरान मेरा सिलेक्शन एज अ वॉइसिंग में, आवाज़ माशाल्लाह ऊपर सरस्वती की देन थी। तो जब सिलेक्शन हो गया वहाँ आकाशवाणी में बतौर कैजुअल अनाउंसर, तो ऐसा होता था कि सुबह मैं आकाशवाणी करती थी, शाम को मैं भरतनाट्यम सिखाती थी।
और उसके बाद अगले दिन फिर आकाशवाणी जाना पड़ता था, तो मेरी आवाज़ बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे इतने डांस सीखते थे लेकिन इतने हुड़दंग करते थे। तो मुझे लगा कि उस समय कि मेरी आवाज़ जा रही है, मतलब बच्चों के साथ चिल्लम चिल्ली करके, लेकिन मज़ा बहुत आता था। मतलब पहला प्यार जो था निश्चित रूप से आपका भरतनाट्यम, बिल्कुल, अभी भी है, उसको भूल अभी गए भी आप है। और दूसरे को अपना लिया, आवाज़ की दुनिया को अपना नहीं लिया। नहीं नहीं, कोई भी आदमी पहला प्यार नहीं भूलता है शत्रु जी। ऐसा हुआ कि जब मैं डांस के साथ साथ मुझे वॉइसिंग का मौका मिला जी, तो मैंने उसका भरपूर उपयोग किया। अब वो ऐसे किया कि जब मैं डांस कर रही थी, मेरे गुरुजी ने पूछा कि तुम तभी हेमा मालिनी जी ने अपना डांस बैले शुरू किया था सबसे पहला, और मैं जस्ट सीख रही थी डांस। तो उन्होंने पूछा क्या तुम डांस सीखोगी, उनके साथ करोगी, परफॉर्म करोगी, तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं। अच्छा, सिलसिला ये हुआ कि कॉलेज में फोक डांस था, भरतनाट्यम था, इंटरनेशनल कंपटीशन होते थे, नेशनल कंपटीशन होते थे, सब में गोल्ड मेडल हमने प्राप्त किया था। तो एक एक्सपोजर तो डांस का मिला था, लेकिन तब मैंने उनके साथ पीछे डांस करना गवारा नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, मैं या तो फ्रंट लाइन की पंक्ति की डांसर बनूं, या तो फिर मैं जब अनाउंस करूं और वो डांस करने आए तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी। आपने सबसे पहले तो मन संचालन जो है अपनी संस्था जो है आशीर्वाद से आपने शुरू किया। आशीर्वाद से पहले कुछ एक छोटे मोटे कार्यक्रम मैंने बाहर किए भी थे, लेकिन एक जो विधिवत जो है, जैसे कि आपने एक बार आपने बताया था मुझे कि आशीर्वाद में लगातार आप काम कर रही थी, मैं संचालन कर रही थी। जी जी, और वो आसान नहीं था। और आपने ये भी बताया था कि मेरे एक कार्यक्रम में आपने जब संचालन किया तो आपने कहा कि बाहर किसी ने मुझे पहली बार आपने बुलाया। वही मैं आपको कहने जा रही थी। अच्छा, आशीर्वाद घर की संस्था थी, साहित्यिक फिल्मी संस्था थी, आसान नहीं था। मेरे फादर कभी भी पक्षपात के पक्षधर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि तुमको स्टेज पर आना है, तुमको एक एग्ज़ाम देनी होगी। पूरी कमेटी ने कहा कि तुम घर की बच्ची हो तो हम तुम्हें कैसे दे दें मौका। मैंने कहा ठीक है, मौका ऐसे नहीं दीजिए। तो बोले कि सबसे पहले हरीश भिमानी जी जो एंकर कर रहे थे हमारा आशीर्वाद फिल्म अवार्ड्स, बोले तुम जाओ और सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करके आ गई। अच्छा, उसके अगले साल तबस्सुम जी जो बहुत साल तक मुसलसल हमारे कार्यक्रम करती थी, बोले अब तुम उनको इंट्रोड्यूस करके आ जाओ। तो जब तबस्सुम जी के साथ में थोड़ा सा अच्छा राब्ता हुआ था, तो जब उनसे बातचीत हो रही थी और जब मैं ड्रेस अप करके आई तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बोले कि ये तो हीरोइन लग रही है। इस तरह से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट, बोले कि ये सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि ये मेरी भतीजी है, ये मेरे बगल में खड़ी रहकर मेरे साथ एंकर करेगी। तो जो तबस्सुम जी के साथ में फिल्म अवार्ड का जो एक्सपोजर मिला, ये समझिए कि मैंने अपने आप को निचोड़ लिया उनके, जो वो जिस तरीके से करती हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरी टीचर हैं। तो पहली बार जब आकाशवाणी में मेरा एक खुद का शो आता था, यादों का सफ़र, अच्छा। जिसमें मैं अलग वेरियस पर्सनालिटीज़, फिल्म सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया करती थी, लेकिन आज तो जब मैं कल्याण जी भाई के पास गई उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो कल्याण जी भाई ने कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और तुम एक ऐसी एंकर हो जिसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत कम एंकर्स होते हैं जिनको भाषा पर, इन तीनों भाषाओं पे अधिकार होता है। तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला, फिर मैं शुरू गए। और फिर उसके बाद शत्रु जी ने मुझे, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दीनानाथ मंगेशकर हॉल में, तो उसमें बुलाया, कवि सम्मेलन था, और हालांकि मेरी कवि सम्मेलन में शुरुआत नहीं हुई थी, इन्हीं की वजह से हुई। तो इतना खूबसूरत अलग तरह का था, एक कवि सम्मेलन था, बिल्कुल, जिसमें सारे कवि नहीं थे, विशिष्ट लोग थे, विशिष्ट, इसलिए उसका नाम ही था विशिष्ट कवि विशिष्ट संवाद। जी जी जी। और संचालन जो है मैंने सोच लिया था कि किसी कवि से नहीं करवाना है जी, तो इसलिए एक आपको, और नरेंद्र झा जी बहुत, अब वो नहीं रहे, हाँ, अभिनेता नरेंद्र झा, अभिनेता और आवाज़ की दुनिया की मलिका, दोनों के एक साथ मंच पे उतारा, और कार्यक्रम को लोगों ने बहुत सराहा था, साल तक लोगों ने याद किया जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने रेडियो किया, आपने भरतनाट्यम किया, आपने मन संचालन किया, ये वीओ जो है या जिंगल्स वगैरह जो है या रेडियो के लिए तरह तरह के कार्यक्रम
कार्यक्रम करना, फिर फिल्मों में आवाज़ देना जी जी अलग अलग किरदारों के लिए, तो आपने ये सोचा था कि मैंने ये धीरे धीरे कैसे इस तरफ कैसे आया? देखिए, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम दे रही थी, मैं ड्रामा भी कर रही थी, वहाँ की ड्रामा की मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट हुई थी, मतलब बाकायदा वहाँ पर एग्ज़ाम देनी पड़ती है अलग अलग मॉड्यूलेशन के साथ। तो मुझे एक जो लर्निंग, लोग कहते हैं ना कि हमने ये मेरे गुरु रहे हैं, ये मेरे गुरु रहे हैं, मेरा गुरु ऑल इंडिया रेडियो था आवाज़ के लिए। अच्छा। मेरा कोई इंडिविजुअल किसी सेलिब्रिटी ने या किसी ने मुझे नहीं सिखाया जितना मुझे आकाशवाणी ने सिखाया। और जब मैं यादों का सफ़र करती थी तो उस समय इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था। अच्छा, ये आर्टिस्ट हूँ जो जिनका इंटरव्यू करती थी, उसके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी भागती थी। अच्छा। वहाँ पर स्टडी करने के लिए पूरे नोट्स बनाती थी उनके बारे में। तो एक किस्सा आपको बताऊँ, मैंने जगदीप साहब का इंटरव्यू किया था। हाँ। यादों का सफ़र के लिए। तो जगदीप साहब ने मुझे फ़ोन पे, मैंने कहा आपसे मिलना है और मुझे इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे झड़ दिया कि बोले क्या तुम यंगस्टर्स हो, यंग बच्चे हो, तुम लोगों को इंटरव्यू करना नहीं आता है, कुछ तो पढ़ाई तो करते नहीं हो, मतलब किस तरह से आर्टिस्ट के बारे में जानकारी। मैंने कहा आप मेरे साथ 5 मिनट एक ट्रायल करिएगा, जैसे हम बैठे हैं, उसके बाद में आप उठ जाइएगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो बोले ठीक है। बोले जावेद ने, उनके बेटे ने किसी को भेज दिया था। तो जब हम इंटरव्यू करने गए, मैं पूरा अपना होमवर्क बाकायदा करती थी, आदत है बचपन से ही। तो जब उनका इंटरव्यू किया तो मेरे जो स्पूल्स, उस समय वो नागरा पे हम करते थे और ऑल इंडिया रेडियो का स्पूल्स पे, तो वो 3 हम लेकर गए थे 45 मिनट्स का, वो पूरा ख़त्म हो गया। और फिर उनको मुझे कहना पड़ा कि भैया अब आप अपनी बात बंद करिए, मुझे प्लीज़ थैंक यू बोल देने दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिए। बोले तुमने तो इतनी रिसर्च की है मेरे बारे में कि मुझे भी नहीं पता था इस। तो ये जो लोगों ने मुझे जो उत्साह दिया है, डिस्कवरी चैनल, एड फिल्म्स, वो सब शुरू किया। अच्छा, आवाज़ की दुनिया में अभी आपने एक तरह से सक्रियता सबसे ज़्यादा है। जी जी। तो कभी कोई आदर्श रहे हैं या किन्हीं से आप प्रभावित रही हैं जो आवाज़ की दुनिया के किसी हस्ती की से प्रभावित रही हैं? नहीं, प्रभावित तो देखिए, अभी अगर नाम लेना हो तो सबसे पहले तो मेरे लिए तबस्सुम जी ही थी कि मुझे आवाज़ के लिए भी और स्टेज के लिए भी, क्योंकि वो स्टेज पे मैनरिज्म कैसा है, कितने फ्रीली बात करनी है। और आवाज़ के लिए तो एक क्या होता है, एक तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका डिक्शन होना चाहिए, आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए, और आपका एक स्टाइल, एक मैनरिज्म, माइक के सामने कि एक थ्रो अच्छा आना चाहिए, ताकि आवाज़ में जो हो पकड़ो। लोग मुझे फ़ोन, जैसे ही मैं फ़ोन उठाती, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोले कि ये तो डॉली ठाकुर की आवाज़ है। अच्छा। और उन दिनों डॉली ठाकुर रेडियो की माशाल्लाह नंबर 1 न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई आई शुड फॉलो लाइक दैट, कि ऐसे लोगों को। तो अमीन साहब हैं, हरीश भिमानी हैं, ऐसे सब लोगों की आवाज़ें सुनी हैं। अभी आपने जैसे तार फिल्म में हीरोइन की आवाज़ आपने दी नायिका को, तो इसके लिए इसमें क्या अंतर आपको लगता है? क्योंकि एक किरदार को समझना, किरदार के हिसाब से आवाज़ देना जी, तो इसके लिए क्या तैयारी करती हैं? देखिए, अगर आपको काम की अपनी जानकारी होती है, ये सिर्फ मैं वॉइसिंग के लिए, मेरे क्राफ्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये किसी भी काम के लिए। जैसे मैंने डांस किया तो डांस पे मैं पूरी तरह रम गई, वॉइसिंग कर रही हूँ तो पूरी तरह रम गई हूँ। तो आपको अगर वॉइस ओवर्स आप करते हैं तो आपको पूरा नरेशन जो मिलता है, आपको वो पूरी रीड करनी चाहिए, ज़ोर ज़ोर से रीड करना चाहिए, ताकि आपको कहाँ पंक्चुएशन है, कहाँ कॉमा मार्क्स करनी है, वो उसकी जानकारी हो। और अगर आप फिल्म की डबिंग कर रहे हो, सीरियल की डबिंग, कोई कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हो, तो वो कैरेक्टर क्या चाहिए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, आपके उसमें कितना आपको वेरिएशंस देना है, वो सब आप जब डायलॉग सुनते हैं, आप कान में सुनते हैं, विजुअल देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। तो जब तक आप उसमें थरो स्टडी नहीं करोगे, उसमें एक टेक में तो खैर आपका आएगा नहीं, अगर आप नए हो तो आपको 3-4 टेक देना, मुतमईन तो कभी होना ही नहीं है। आज भी मैं सीख रही हूँ। अभी मैंने, जैसे शत्रु जी आपने कहा, मैंने केट ब्लैंचेट का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर हैं, टार फिल्म में उनकी डबिंग की। अच्छा, आपने मन संचालन के दौरान एक बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, बड़ी बड़ी हस्तियों
को आपने इंट्रोड्यूस किया, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन। जी जी। आपको किन को इंट्रोड्यूस करने में दिक्कत आई, या नर्वस हुई, या नहीं नर्वस हुई? अगर मैं शत्रु जी ये कहूँ कि मैं नर्वस नहीं हूँ, हुई हूँ, तो वो मेरा लास्ट डे हो जाएगा, मतलब मुझे ये लगता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आनंद किस में आया, किनको इंट्रोड्यूस करने में? बहुत लोगों को आया। उदित नारायण जी को इंट्रोड्यूस करके बहुत आनंद आता है, क्योंकि उदित नारायण जी कभी ये नहीं बोलते नीता जी आप ऐसा बोलिए या वैसा। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो, या कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, नहीं नीता जी आप यहाँ से लेके A to B तक ही आपको बोलना है। और कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं आपको खुला छोड़ देते हैं, मंच आपका है, परफॉर्मेंस आपको करना है, क्योंकि कार्यक्रम आप शुरू कर रही हैं, कार्यक्रम आप खत्म करेंगी, पूरे कार्यक्रम का दारोमदार आप पर होता है। आपने अलग अलग शहरों में, देश विदेशों में किया है, सबसे अच्छा शहर चाहे देश में या विदेश में कौन सा अच्छा लगा, कहाँ अच्छा लगा आपको? मेरा भारत महान। मैं भारत के कोने कोने में गई हूँ, थैंक्स टू ये कुछ जैसे हेमा जी हैं, उनके साथ डांस बैले हम वो लेकर जाती हैं देश के कोने कोने में। उदित जी के साथ जाती हूँ, कुछ क्लासिकल प्रोग्राम्स करती हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद क्लासिकल मैं सीखी हुई हूँ, तो दूसरे क्लासिकल आर्टिस्ट को पेश करने में बहुत आनंद आता है। साथ साथ सूफ़ी का प्रोग्राम करती हूँ, गज़ल का शो करती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश है, बिहार के वहाँ जाते हैं हम, तो वहाँ से जो प्रेम मिलता है ना ऑडियंस का, वो आपकी एक एक अल्फाज पे, एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे खूब तालियां बजाती हैं। अच्छा, आपका जो पारिवारिक जो माहौल है, खासकर मैं आपके पिताजी श्री उमाकांत वाजपेयी जी की बात करूं तो साहित्य से जुड़े हुए हैं, आपने उनसे साहित्य नहीं लिया? साहित्य, क्योंकि मैंने, पहली तो बात है, ऐसा नहीं लिया, ऐसा नहीं है, मैंने बोलने में लिया। सिर्फ साहित्य लेकर लिखना या कविता गढ़ लेना ही साहित्य नहीं होता है। साहित्य को एक इंसान या इंस्टीट्यूशन प्रमोट भी करता है। सभी अगर ऑथर बन जाएंगे, लेखक बन जाएंगे, तो उन्हें सुनने वाला या उन्हें मंच देने वाला कौन रहेगा? अब क्या रह गया है जो आप करना चाहती हैं? ओह ड्रीम, आपने तो ऐसे दिल की बात छेड़ दी है कि अभी हाल फिलहाल मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया एंकरिंग के लिए, वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस के लिए। तो एक इंसान को, मतलब जो भी काम करता है अपनी क्राफ्ट के लिए, एक प्राउड भी फील होती है कि आपको उस काम के लिए आपको शाबाशी मिली है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो वो एक अच्छा लगता है। लेकिन मुझे कार्यक्रम में मुख्तलिफ और बहुत अच्छे मयार के कार्यक्रम करने की हमेशा इच्छा रहती है। जैसे मैंने फिल्म फेस्टिवल्स के, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया है, ओमान का मस्कत फिल्म फेस्टिवल मैंने एंकरिंग की है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में लगातार 2 साल किया है, मुंबई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ के फिल्म फेस्टिवल किए हैं। तो जो आप पूछ रहे ना क्या इच्छा है, मुझे फिल्म बनाने की, सीरियल तो मैंने खुद भी प्रोड्यूस की है, गुजराती सीरियल, और बहुत अच्छी थी। ये इच्छा है कि किसी दिन अच्छी सी कोई डॉक्यूमेंट्री या एक फीचर फिल्म, और बहुत साफ सुथरी, आजकल जो OTT पे चल रहा है उस तरह की नहीं, मगर वेरी ब्यूटीफुल फिल्म मैं बनाने की इच्छा रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 2 राइटर्स हैं, पापा भी राइटर है, मेरी सिस्टर भी राइटर है। आज का आखिरी ये सवाल है, इतना लंबा आपका करियर रहा है, इतनी अलग अलग हस्तियों से आपकी मुलाकात हुई, हीरो से, लेखक से, शायर से, तरह तरह के लोगों से, क्या आप अपने हम सफ़र में चुन रही हैं कि अभी तक नहीं मिला? नो पर्सनल क्वेश्चन। नहीं, उस पर मैंने तवज्जो ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। काम में इतना, अगर आप देखिए डेडिकेशन से कोई भी शिद्दत से काम करते हैं ना, तो राइट एंड लेफ्ट देखने की आपकी गुंजाइश ही नहीं रहती है, और वो मैंने गुंजाइश सोची भी नहीं। मैंने सोचा पहले काम हो जाए, पहले ये थे, इस यहाँ तक हम पार कर लें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ें, तो जब वो होगा तब हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने काम में इतनी रमी हुई हूँ कि कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। शत्रु जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, जिसे कहेंगे कि एक कनेक्शन जो होता है लोगों के साथ, भले आप बॉम्बे में कम रहते हो,
आजकल बॉम्बे से बाहर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही आते हैं और एक फ़ोन खटखटाते हैं तो कोई भी, जो भी आपके इर्द गिर्द के मित्र हैं जो आपसे दिल से जुड़े, वो चाहते हैं कि आपकी जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी रही है उसके साथ भागीदारी हमारी भी रहे, ताकि एक जब दोस्त लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं ना तो वो काम दिखता है। ये तो मेरी खुशनसीबी है। आपने जैसे रविंद्र जैन की फिल्म बनाई जी, तो इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई कि अभी इंतजार है वो पर्दे पे हमें कब दिखेगी। हाँ और आप और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम आप भी करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं इन दिनों। जी, जी। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, कुछ फीचर फिल्म भी प्लानिंग में है। अच्छा, वो कर रहा हूँ, एक नया एक सब्जेक्ट है उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से कहीं भी सिर्फ आप भरतनाट्यम और ये करते हैं, एक अभिनेत्री के रूप में भी। अब बिल्कुल, अरे आपने तो बात मुंह की छीन ली कि अब स्ट्रगल उस दौर उस तरफ भी चली जाएगी। तो आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए कि मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरी आवाज़ पे विश्वास करते हैं, मैं जो बोलता हूँ उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ मैं जो कहता हूँ वो करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। तो अभी हम नीता वाजपेयी जी से बात कर रहे थे, हम उनसे विदा लेते हैं। एक नए मेहमान के साथ जल्दी ही आपके पास आएंगे, फिर इसी कार्यक्रम में बातचीत में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।